मैं सोनू परमार आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इतिहास से संबंधित है। मैंने आपको इतिहास से पहले एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि किसके बाद क्या है। पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता है जिसमें ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। उसके अंतर्गत फिर मैंने आपको महाजनपद काल बताया था। महाजनपद काल के अंतर्गत मैंने आपको 16 महाजनपदों की चर्चा की थी। उसके बाद बौद्ध एवं जैन धर्म मैंने आपको बताए थे। बौद्ध में महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था, वहीं दूसरी तरफ जैन धर्म महावीर स्वामी के द्वारा स्थापित किया गया था। और साथ में फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था कि मगध जो इन 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद निकल के आएगा, जो 16 के 16 महाजनपद में सबसे बड़ा होगा, और सारे महाजनपद जो हैं मगध में ही आकर समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको मगध का उत्कर्ष बताया था जिसमें 4 वंश स्थापित होते हैं बारी बारी से। हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश है। मौर्य वंश एक काफ़ी लंबे पीरियड तक भारत के अंदर शासन करता है। 323 से 184 के आसपास उसका एक पूरा टेन्योर होता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कुछ अनेक वंश भी स्थापित होते हैं, जैसे शुंग वंश जो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या कर देता है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश जिसकी स्थापना वासुदेव ने की थी। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश निकल के आता है। तो उसी प्रकार से आगे चल के भारत में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। जैसे हम देखते हैं तो पहला विदेशी आक्रमण कौन था, तो पहला विदेशी आक्रमण मैंने आपको बताया था। तो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों का। ईरानियों का सबसे पहला आक्रमण हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था। ईरानियों के बाद यूनानियों का, यूनानी के बाद फिर कुछ प्रथम शताब्दी के आसपास कुछ विदेशी आक्रमणकारी और आते हैं, जैसे इंडो ग्रीक, शक के बाद पहलव के बाद कुषाण में एक राजा निकल के आता है कनिष्क, जो काफ़ी सारे भारत के अंतर्गत काम करता है। 2 राजधानियाँ उसकी होती हैं, अश्वघोष उसका दरबारी व्यक्ति होता है, चरक राज्य वैद्य होता है। और उसके बाद कुषाणों के बाद मैंने आपको बताया था गुप्त काल के बारे में या गुप्त वंश के बारे में। श्रीगुप्त उसका संस्थापक होता है। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है जिसके समय में फाहियान भारत आया था। तो ये सारी चर्चाएं हमने पूरी प्राचीन भारत के अंतर्गत कर ली थी। और साथ ही मैंने एक वर्धन डायनेस्टी के बारे में आपको बताया कि उसमें एक राजा, फेमस राजा होता है, राज्यवर्धन है, हर्षवर्धन है। पूरी मैंने इसको लेकर के आपको एक रूपरेखा समझाई थी। और साथ ही मैं आपको उससे आगे अब प्राचीन भारत के बाद एक मध्यकाल के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। तो मध्यकाल भारत का मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का मध्यकालीन इतिहास। देखिए ये 2 पार्ट में विभाजित है। पहला पार्ट बनता है इसका पूर्व मध्यकाल का, पूर्व मध्यकाल, और एक बनता है इसका बाद का। तो पूर्व मध्यकाल जो है वो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक चलता है, 12वीं सदी तक चलता है। ज़्यादातर हम लोग इस काल से अवगत इतने अच्छे तरह से परिचित नहीं रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें बहुत ही कम, एक तो मिलता भी कम है, दूसरा जानकारी भी कम होती है इसके बारे में, क्योंकि इतने सारे राजा इसके अंतर्गत आ जाते हैं कि पता नहीं चलता कौन किससे संबंधित है, कौन किसके साथ युद्ध लड़ रहा है, कौन कौन धीरे धीरे क्रोनोलॉजी में आते हैं। तो एक पूरा देखा जाए तो होच पोच बनी रहती है पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत, मतलब एक संघर्ष का काल हमें दिखाई देता है। इसके बाद पूर्व मध्यकाल के बाद एक और मध्यकाल का भारत का इतिहास आता है जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये 2 हमें दिखाई देते हैं। दिल्ली सल्तनत का काल और मुगल काल। जो दिल्ली सल्तनत का काल है वो हमें दिखाई देता है मोटे तौर पे 12वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक, कह देंगे 16वीं सदी तक। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलता है। और मुगल काल कब से कब तक चलता है, 1526 से लेकर 1707। ये किसका है, ये पूरा मध्यकाल का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है।
अगर देखा जाए तो वैसे मुगल काल काफ़ी लंबा पीरियड चलता है, जैसे 1857 जिसमें बहादुर शाह जफर द्वितीय की हम बात करते हैं। 1707 तक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 मार्च 1707 को मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पूरा मुगल काल या मतलब मुगल सम्राट या मुगल साम्राज्य, देखा जाए तो मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो उसी प्रकार से 1707 तक, 8वीं सदी से लेकर 1707 तक का काल मध्यकाल इतिहास का काल माना जाता है, जो सुनिश्चित भी है। तो इसी प्रकार से आइए हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल के बारे में हम शुरू करते हैं कि पूर्व मध्यकाल में आखिर में था क्या। तो मैंने आपसे चर्चा की थी राजा हर्षवर्धन के बारे में। राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित थे, पुष्यभूति वंश भी वर्धन वंश को कहा जाता है। तो राजा हर्षवर्धन की 647 में 647 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे उत्तर भारत में ये आपका साउथ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया है। तो पूरे उत्तर भारत में एक राजनीतिक अव्यवस्था फैल जाती है, मतलब कोई भी सत्ता का प्रमुख केंद्र नहीं रह जाता है। तो उसके अंतर्गत होता क्या है कि एक कन्नौज वाला एक एरिया है, कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है वर्तमान में। तो कन्नौज में पुष्यभूति वंश था, जहाँ पे राजा हर्षवर्धन राज किया करते थे। तो कन्नौज के अंतर्गत क्या होता है, एक राजस्थान वाली साइड में एक वंश निकल के आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ पे एक बहुत छोटा वंश होता है, उसे बोलते हैं आयुध वंश, बहुत ही छोटा वंश होता है। बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में होते हैं पाल वंश, ये इसी समय निकल के आते हैं, बहुत छोटे होते हैं। राजा हर्षवर्धन की डेथ के बाद ये गुर्जर प्रतिहार और बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में पाल वंश निकल कर आता है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में होता है कौन सा, राष्ट्रकूट वंश। तो ये 3 बिंदु निकल के आते हैं, 3 प्रमुख वंश निकल के आते हैं। ये तीनों आपस में संघर्ष करते हैं, किस चीज को लेकर के, कन्नौज को लेकर के। गुर्जर प्रतिहार इधर आता है, कभी पाल आता है। जब ये दोनों में से कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसको हराने के लिए राष्ट्रकूट वंश आता है। तो एक पूरा देखा जाए तो त्रिपक्षीय संघर्ष की एक लड़ाई होती है, जिसे बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 पार्टीज वॉर। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, जो देखा जाए तो 6 चरणों तक लगातार चलती रहती है और 100 साल का समय पीरियड इसमें समाप्त भी हो जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, तो ये पूरा चक्र चलता रहता है। और गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से इसका चौथा राजा वत्सराज, पाल वंश से धर्मपाल और राष्ट्रकूट वंश से ध्रुव, ये 3 राजा होते हैं। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार की तरफ से। क्वेश्चन भी आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहली बार भाग लिया, तो वत्सराज। पाल वंश में धर्मपाल और राष्ट्रकूट में ध्रुव, ये 3 ही व्यक्ति थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष की लड़ाई शुरू करते हैं। एक्चुअली में था कि क्यों लड़ रहे थे आपस में ये तीनों लोग, तो देखा जाए तो ये मानते थे कि जिस प्रकार राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में रह करके पूरी उत्तर भारत के शासन प्रशासन को संभाला है, जो व्यक्ति इसमें शासन कायम कर लेगा वो पूरे उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी एक नज़र बनाए रखेगा। तो इस चीज़ को लेकर के आपस में लड़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार पालों से शक्तिशाली होता है काफ़ी हद तक, क्योंकि काफ़ी शासक जैसे धर्मपाल है, देवपाल है, अंत में जाकर के राष्ट्रकूट को आना पड़ता है। क्यों, अगर इनमें से कोई भी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है या कन्नौज में बैठता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रकूट थोड़े हल्के पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पूरे भारत की सत्ता को देखा जा सकता है, भारत के पूरे शासन प्रशासन को देखा जा सकता है। तो ये सारी लड़ाई होती है जो त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानी जाती है। और इस लड़ाई की जो समाप्ति है, एक राष्ट्रकूट में एक राजा होता है, उसका नाम होता है अमोघवर्ष। अनेक राजा होते हैं इसके अंतर्गत देखा जाए तो कृष्ण प्रथम है, ध्रुव है, और राष्ट्रकूट शासकों ने ही क्या किया था, एलोरा के मंदिर बनवाए थे। जैसे कैलाशनाथ का मंदिर है, किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के मंदिर बनवाए थे काफ़ी बड़ी मात्रा में।
तो इसमें एक राजा होता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, ये राजा क्या करता है, ये जैन धर्म को अपना लेता है। जैन धर्म को अपनाने के बाद जैन धर्म के सिद्धांत क्या कहते हैं, कुछ उसके नियम थे, सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करनी है। जब ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो अहिंसा करेगा राजा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को अपना लिया और अहिंसा का मार्ग भी अपना लिया। जब अहिंसा का मार्ग अपना लिया तो क्या हुआ, उसने युद्ध करना बंद कर दिया। तो इससे क्या होता है कि गुर्जर प्रतिहार की शक्ति किस पे डिपेंड हो गई, कन्नौज में शासन सत्ता इसकी स्थापित हो गई। तो अमोघ वर्ष एक काफ़ी बड़ा विद्वान था जो कविराज मार्ग, इसकी एक पुस्तक का नाम है कविराज मार्ग, जो कन्नड़ भाषा में इसने लिखी है। किसमें? कन्नड़ भाषा में। तो अमोघ वर्ष काफ़ी बड़ा विद्वान होता है और काफ़ी लंबी समय तक गद्दी पर शासन भी करता है, ये देखा जाए तो राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेड़ थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। प्रमुख शासक कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल ने अगर देखा जाए तो क्या काम किया, एक त्रिपक्षीय संघर्ष में अपना नाम स्थापित करता है, मतलब उसमें शामिल होता है। और साथ में काम क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कोई और करता है? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन था? देखा जाए तो नागभट्ट प्रथम था। उसके बाद देशराज आता है, नागभट्ट सेकंड आता है, वत्सराज है, एक राजा और है गुर्जर प्रतिहार का, कौन? मिहिर भोज। देखिए ये मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का मतलब राजा है। एक था आपका राजा भोज, तो वो राजा भोज परमार वंश का है। मिहिर भोज ने एक काम किया था कि एक राजस्थान में एक जिला है बांदीकुई तहसील है जो दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, उसमें इसने चांद बावली भी बनवाई थी। चांद बावली, मिहिर भोज ने उसमें चांद बावली का निर्माण किया था, मतलब एक कुएं टाइप में ही होता है बावली, चांद बावली एक। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान, और ये पूर्व मध्यकाल की ही बात उसके अंतर्गत होती है। इसी के अंतर्गत जब गुर्जर प्रतिहार स्थापित हो जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार कन्नौज की गद्दी पर या भारत के मध्य में स्थापित हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से अनेक इनके अंतर्गत सामंत होते हैं। सामंतवाद का भी उदय होता है देखा जाए तो एक तरह से, सामंतवाद का। तो कुछ जो सामंत थे उनका भी उदय भारत के अंतर्गत होता है। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का क्या था? गुर्जर प्रतिहारों का शासन सत्ता थी, जिसके अंतर्गत कुछ राजपूत वंशों का उदय होता है जो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत माने जाते हैं, कुछ अन्य के सामंत माने जाते हैं, जिसमें एक पूरा राजपूत काल निकल के आता है। राजपूत काल, देखिए राजपूत काल जो है वो निकल के आता है। राजपूत काल जैसे कि उसमें कौन कौन है, मैं आपको फिलहाल में थोड़ा अभी समझा रहा हूँ, केवल कि आपके अंदर एक परिपक्वता आ सके चीज़ों को समझने के लिए। मैं धीरे धीरे एक एक वंश के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने उनको विस्तार से बताऊंगा पूरी तरह से। आप केवल एक बार रूपरेखा समझिए कि किस प्रकार की है, बस आपको इतना ध्यान देना है। राजपूत काल के अंदर जैसे आप सुनते हो चौहान वंश, तोमर, दिल्ली के अंदर तोमर वंश की स्थापना होती है। चंदेल वंश, बुंदेलखंड वाले रीजन में चंदेल वंश, मालवा वाले रीजन में परमार वंश, गुजरात वाले क्षेत्र में सोलंकी वंश, जिन्हें चालुक्य भी कहा जाता है। सोलंकी वंश, चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य जिन्हें बोलते हैं। और घेड़वाल वंश, तो अनेक प्रकार के वंशों का भारत के अंदर उदय होता है, जिसमें चौहान वंश प्रमुख रूप से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी राजपूत के रूप में, एक बड़ी शाखा के रूप में निकलते हैं।
चौहान वंश की एक शाखा होती है सांबर के चौहान वंश, जिसमें आपको एक स्वयं इनका जो संस्थापक था वासुदेव था। सिद्धराज आता है निकल के धीरे धीरे वाक, और वासुदेव है, वासुदेव के बाद गोविंद है, गोविंद के बाद पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, बीसल देव मतलब विग्रहराज चतुर्थ। तो अनेक अनेक राजा इसके अंतर्गत निकल के आते हैं। जैसे चौहान वंश के प्रमुख राजा कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, इनको बीसल देव भी कहा जाता है। इनके बारे में चर्चा करूंगा मैं जब दिल्ली सल्तनत आएगा। विग्रहराज चतुर्थ, इन्हीं का नाम बीसल देव भी था। दूसरे सोमेश्वर, और तीसरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज, देखिए इससे पहले 2 पृथ्वीराज और हो चुके थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये तीसरा वाला पृथ्वीराज चौहान, इससे पहले 2 हो चुके थे। विग्रहराज चतुर्थ से पहले 3 हो चुके थे। कौन राजा? तो चौहान वंश में कुछ प्रमुख राजा निकल के आते हैं। तोमर वंश में एक राजा निकल के आता है, अनंगपाल तोमर, जो दिल्ली पर अपना शासन सत्ता स्थापित करते हैं। घेड़वाल वंश के अंतर्गत कौन आता है? सबसे प्रमुख व्यक्ति निकल के आता है जयचंद, इनके पिताजी का नाम विजयालय था। गोविंद चंद निकल के आते हैं, तो ये घेड़वाल वंश से संबंधित थे। चंदेल वंश की स्थापना बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होती है, और चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। ये बुंदेलखंड वाले रीजन में निकल के आते हैं। चंदेल की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रतापी राजा हुए हैं यहाँ पर। जैसे मैं उनका आपको नाम बता देता हूँ, विद्याधर एक प्रमुख राजा हुआ था, जो महमूद गजनवी के साथ लड़ाई लड़ता है। विद्याधर के साथ अगर हम देखें तो यशोवर्मन और धंगदेव, ये सबसे प्रमुख देखा जाए तो बहुत ही बड़े चंदेल शासक थे। और बात करते हैं हम परमार्दी देव, जिसके दरबार में विश्व प्रसिद्ध सेनापति आला और उदल, जिनकी कहानी हम अपने पूर्वजों से सुनते रहते हैं, आला उदल, जिनको भीम और घटोत्कच का अवतार भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये आला उदल जो थे, ये परमार्दी देव के किस में थे? आला और उदल, ये परमार्दी देव के सेनापति थे, जिनको 1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा एक छल के द्वारा, कह सकते हैं युद्ध के द्वारा, इनको मार दिया जाता है, जिसमें से कहते हैं कि एक में से एक भाई की मृत्यु हुई थी। तो परमार्दी देव के शासनकाल में आला उदल थे। तो विद्याधर, यशोवर्मन, धंगदेव, परमार्दी देव और अनेक राजा इसके अंतर्गत हुए हैं। इसके अंदर चंदेल वंश के अंतर्गत। परमार वंश में बात कर लेते हैं हम। जैसे आपने एक व्यक्ति का राजा का नाम सुना होगा, जो बड़े राजा विक्रमादित्य, जो आज विक्रम संवत चल रहा है, वो परमार वंश के राजा विक्रमादित्य के नाम से ही आप सुनते हैं कि अब कौन सा विक्रम संवत है। तो देखा जाए तो 2078 के आसपास विक्रम संवत चल रहा है। यह 57 BC के अंतर्गत इन्होंने शकों को भारत से बाहर खदेड़ा, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक संवत की शुरुआत की, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। और उपेंद्र राज, और इनके बाद अगर हम देखें तो राजा भोज, जिनका टाइम पीरियड देखा जाए तो मोटे तौर पे 1000 ईस्वी से 1055 के आसपास हमें देखने को मिलता है। मतलब आज से 1000 साल पुरानी बात है। एक कहावत भी है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इन्हीं से उनकी कंपेयरिंग की जाती है। लेकिन ये कहावत क्या है, तो यही सारी चीज़ें राजा भोज, तो ये परमार वंश से ही संबंधित थे। सोलंकी वंश से भी कुछ अनेक राजा निकल के आते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, इसका जो मूल राज प्रथम सोलंकी वंश के अंतर्गत, जिसका नाम भीम प्रथम भी था, भीम प्रथम। और ये युद्ध भी लड़ते हैं किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। ये गुजरात के सोलंकी वंश थे। दूसरा बात करें हम भीम सेकंड, ये मूल राज द्वितीय, मतलब दो नाम थे इनके, मूल राज द्वितीय। ये मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ता है। तो इसी प्रकार से पूरा देखा जाए तो भारत के अंदर राजपूतों का उदय होता है। जब ये ऊपर थे तो दक्षिण भारत में भी अनेक प्रकार के वंश शासन सत्ता को संभाल रहे होते हैं। जैसे देखा जाए
ये तो हमने बात कर ली उत्तर भारत के बारे में, थोड़ा दक्षिण भारत के बारे में भी जान लेते हैं। थोड़ा दक्षिण भारत के बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर थे आपके चालुक्य, यहाँ भी चालुक्य थे आपके बादामी के और कल्याणी के चालुक्य। यहाँ पे थे पूर्वी चालुक्य, तैलप द्वितीय जिसका नाम निकल के आता है तैलप द्वितीय, वेंगी के चालुक्य थे, विष्णुवर्धन, अनेक प्रकार के राजा यहाँ पर के निकल के आते हैं। विक्रमादित्य निकल के आता है, विक्रमादित्य चतुर्थ, तो वो वेंगी के चालुक्य के राजा थे, जिसका एक दरबारी व्यक्ति था विल्हड़। विल्हड़ क्या करता है, एक रचना लिखता है जिसका नाम था विक्रमांक देव चरित्र, तो वेंगी के चालुक्य के राजा के बारे में ही उसके लिखता है वो। यहाँ पर थे, जब ये चालुक्य समाप्त होते हैं तो एक वंश और निकल के आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव का मतलब होता है पत्ता, मतलब देखा जाए तो पेड़ के एक पत्ते को हम पल्लव बोलते हैं। तो पल्लव वंश निकल के आता है जिसमें अनेक राजा निकल के आते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव वंश का जो संस्थापक था, पल्लव वंश का संस्थापक का नाम था सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, ये पल्लव वंश का संस्थापक राजा माना जाता है। सिंह विष्णु पल्लव वंश का शासक माना जाता है। उसी प्रकार से अनेक राजा होते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, और इस वंश का जो अंतिम राजा होता है अपराजित वर्मन। तो अनेक प्रकार से इसमें राजा होते हैं, उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में एक एक टॉपिक को लेकर मैं आऊँगा और उसके बारे में विस्तार से सभी राजाओं के बारे में बताऊँगा, कौन क्या करता है, किसके बारे में क्या कार्य हुए, किसने किस प्रकार की उपाधियाँ ली हैं, कौन कौन से मंदिर बनवाए हैं। और पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा ही भारत के अंदर क्या किया गया, रथ मंदिर बनवाए गए, जिन्हें सोर तट मंदिर भी कहते हैं, महाबलीपुरम के मंदिर भी कहते हैं, जिसमें द्रौपदी का मंदिर है, नकुल सहदेव का रथ मंदिर है, अर्जुन का मंदिर है, युधिष्ठिर का रथ मंदिर है, भीम का है। तो इनको मामल्लमपुरम, क्योंकि नरसिंह वर्मन क्या करता है, मामल्लमपुरम की उपाधि लेता है, मामल्ल की उपाधि लेता है, तो उसी के नाम से मामल्लमपुरम इसका नाम रखा गया। तो ये पल्लव वंश के अंतर्गत ही आता है। जैसे ही पल्लव कमजोर होते हैं तो चोल आ जाते हैं, चोल वंश। देखिए, एक चोल हमने जब पढ़े थे संगम काल के दौरान, मैंने आपको थोड़ा बताना भूल गया, तो संगम वंश के दौरान भी 3 वंश निकल के आते हैं, जिसकी संगम साहित्य की 3 संगम वंश के 3 संगम हुए थे, प्रथम, सेकंड, थर्ड, जो पांड्य शासकों के द्वारा करवाए गए थे, उसमें भी 3 वंश थे, चोल, चेर और पांड्य। ये 3 वंश निकल के आते हैं, चोल, चेर और पांड्य। ये पुराने वाले चोल थे, ये आरंभिक चोल थे। इनके बाद एक और चोल वंश आता है निकल के, यही होता है वो, और थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसका कार्यकाल था, इस चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय था, विजयालय था, इस वंश का संस्थापक विजयालय था। इसके बाद राजेंद्र प्रथम आता है, विजयालय के बाद राज आता है, राज के बाद राजेंद्र चोल आता है, राजेंद्र चोल के बाद राज सेकंड आता है, अधिराजेंद्र चोल सेकंड। चोल वंश भारत के अंदर सबसे अच्छी, देखा जाए तो नौका के क्षेत्र में या नौसेना के रूप में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लेकर के आते हैं, और प्रशासनिक स्तर पर भी एक बहुत अच्छी लेके व्यवस्था आते हैं। नाडु है, वलनाडु है, कोट्टम है, ग्राम स्तर है, उर है, सभा है। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली और एक राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी भारत के अंदर चोल वंश के राजा स्थापित करते हैं। तो मैंने ये आपको पूर्व मध्यकाल की सारी बातें मैंने आपको मोटे तौर पर मैंने आपको बता दी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा समझ चुके होंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं इनके बारे में एक पर्सनल वीडियो लेके आऊँगा आपसे, आपको बताने के लिए पूरी डिटेल से लेके आऊँगा कि इस राजा ने क्या काम किया है, कौन सा मंदिर बनवाया है। जैसे बात करें तो राज प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया, बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ कला शैली में बनाए गए थे। द्रविड़ कला शैली के अंदर जो सबसे पहले कौन लेकर आए थे, पल्लव वंश के राजा ही लेकर आए थे। और अच्छे मंदिर देखते हैं, जैसे हम मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई में बहुत अच्छे मंदिर हैं। वहाँ के मंदिर में गोपुरम कहा जाता है, प्रवेश द्वार को, मंडप है। तो अनेक प्रकार से बहुत ही अच्छी। और उत्तर भारत के मंदिर किस कला में है, नागर कला शैली में बनाए गए हैं। और उन दोनों को मिलाकर के एक नई शैली जन्म लेती है, बेसर कला शैली। तो ये मंदिरों की शैली है।
और भारत में अगर देखा जाए तो मंदिरों की शुरुआत गुप्त काल के समय में होती है, उससे पहले मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पूरे पूर्व मध्यकाल के बारे में आप जान चुके हैं देखा जाए तो, और मोटे तौर पर नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया है। आइए थोड़ा इसके बाद और चर्चा कर लेते हैं चीज़ों के बारे में। देखिए, पूर्व मध्यकाल के बाद एक और पीरियड निकल के आता है जिसमें अब क्या होता है, भारत के अंदर एक नए धर्म का उद्भव हो जाता है जिसे बोलते हैं इस्लाम धर्म। अरब वाले क्षेत्र में एक नए धर्म का उद्भव होता है, इस्लाम धर्म का। मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा इसका प्रवर्तक माना जाता है, और साथ ही अनेक चीज़ों को लेकर के भारत में एक प्रथम अरबी व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम। देखा जाए तो अरबों का आक्रमण कब हुआ था? देखा सबसे पहले हुआ था 711 ईस्वी में, लेकिन ये असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया ये भारत के अंदर। दो व्यक्ति आते हैं, अब्दुल्ला और बुंदेला, तो ये दो व्यक्ति निकल के आते हैं, ये दो असफल हो जाते हैं भारत पर आक्रमण करने के दौरान। फिर एक व्यक्ति और आता है नया 712 ईस्वी में, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। यह पूरी तरह से सफल हो जाता है, मतलब देखा जाए तो सिंध पर आक्रमण करता है और वहाँ के राजा दाहिरी को बंदी बना लेता है, मतलब डेथ हो जाती है उसकी युद्ध के दौरान। एक युद्ध लड़ा जाता है राजौर का युद्ध 715 के दौरान। इसे ब्राह्मणवाद का युद्ध भी बोलते हैं, ब्राह्मणवाद का युद्ध भी बोलते हैं। तो ये असफल थे, ये सफल था। एक्चुअली बात क्या थी कि ये अब धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो चीज़ों को लेकर ये भारत के अंदर आए थे, लेकिन इनको दिखाई दिया कि भारत तो एक सोने की चिड़िया है, जितने जल्दी हो सके तो भारत को लूट लिया जाए। कुछ अरब के राजा के साथ सिंध के राजा की थोड़ी अनबन भी हो गई थी जहाज़ों को लेकर के। तो सिंध का राजा जो है इसमें मारा जाता है, उसकी दो पुत्रियाँ होती हैं, उन दोनों पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम अपने यहाँ ले जाता है और भेंट स्वरूप वहाँ के राजा अल हज्जाज को सौंप देता है। वो कहता है कि आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। लेकिन दोनों बहनें क्या करती हैं, एक षड्यंत्र रचती हैं, किसके खिलाफ? मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ। वो कहती है कि राजा आपके साथ धोखा हुआ है। तो राजा पूछता है ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो वो कहता है कि आप जो हमको सौंपा गया है, हम तो पूरी तरह से अपवित्र हो चुकी हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा शोषण किया है। इस बात को सुन करके, इस चीज़ को सुन करके सऊदी अरब का मतलब अरब का राजा क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को एक जानवर के खोल में, जिसे बोलते हैं कि या बैल सांड का है कि खोल में उसको सिलवा देता है, जिससे मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो जाती है। जिसको देख करके दोनों बहनें खुश होती हैं। तो उनसे खुशी होने का कारण पूछता है, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता का और अपने भाई का मृत्यु का बदला ले लिया। ऐसा कुछ भी षड्यंत्र, मतलब ऐसी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं थी। इस सब को सुनकर के राजा बड़ा दुखी होता है और उनको मारने का प्रयास करता है। और दोनों बहनें क्या करती हैं, अंत में महल के या किले की दीवार से ऊपर से दोनों कूद जाती हैं। तो इस सब की जो चर्चा है वो चचनामा में देखने को मिलती है। चचनामा एक अरबी ग्रंथ है, चचनामा। तो ये सब जो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक अरबी ग्रंथ चचनामा में इसकी जानकारी मिलती है। अरबों के आक्रमण के दौरान बातें धीरे धीरे चलती रहती हैं। उसके दौरान फिर एक और आक्रमण भारत में शुरू होने हो जाते हैं, तुर्कियों का आक्रमण, तुर्की आक्रमण। अब बैक टू बैक भारत के अंदर क्या होंगे, आक्रमण ही होने स्टार्ट हो जाएंगे, तुर्की आक्रमण, जिसमें कौन एक व्यक्ति प्रमुख रूप से निकल के आता है। जैसे आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से पहले उनके देखा जाए तो नाना जी अलप्तगीन यामनी वंश से संबंधित होते हैं महमूद गजनवी। इसके बाद सुबुक्तगीन इसका दामाद भी होता है ये। सुबुक्तगीन के बाद एक राजा का नाम आता है क्या, महमूद गजनवी। ये एक कसम खा लेता है कि जिस दिन मैं गद्दी पर बैठ गया उसी दिन मैं भारत पर लगातार बैक टू बैक आक्रमण करूंगा और
लगातार आक्रमण ये करता भी है, और देखा जाए तो 17 बार आक्रमण भारत के ऊपर महमूद गजनवी करता है, बैक टू बैक करता है। 1998 से 1030 इसका एक पूरा टाइम पीरियड होता है। 998 से लेकर 1030 में इसकी डेथ हो जाती है, 1030 में। तो महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। और सबसे पहला आक्रमण यह हिंदू शाही राजवंश के आनंद जयपाल पे करता है, जो हिंदू शाही राजवंश का एक राजा होता है। तो उसी, जब मैंने आपको राजपूत काल बताया था, तो एक हिंदू शाही राजवंश भी उसके अंतर्गत था, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो इंडिया है उसके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर ये स्थापित था। तो उसमें आनंदपाल है, उनकी राजधानी वह हिंद थी, उनका बेटा आनंदपाल आता है, जयपाल है। तो महमूद गजनवी आक्रमण करता है भारत के अंदर 1001 के आसपास। और देखिए, महमूद गजनवी का जो अल्टीमेट उद्देश्य था, मतलब उसका जो उद्देश्य था भारत में आकर कोई शासन सत्ता स्थापित करना नहीं था, वह केवल और केवल भारत में एकमात्र उद्देश्य को लेकर के आया था कि मुझे केवल भारत पे आक्रमण करना है और जितनी भी धन दौलत है अपने यहाँ इसे ले जाना है। तो उसको क्या करता है, वो पहले भारत के मंदिरों पर अटैक करता है, भारत की शासन सत्ता को अलग करने का काम करता है। और सबसे पहला आक्रमण हिंदू शाही राजवंश के राजाओं पे करता है। और लगातार जो उसके प्रमुख आक्रमण माने जाते हैं, 1008 का होता है आनंदपाल के पास, फिर 1000 सबसे प्रमुख होता है 1025 का। 1025 में कहाँ करता है, सोमनाथ टेम्पल पर, सोमनाथ जो गुजरात के अंदर पड़ता है आपका। गुजरात में 1025 में सोमनाथ का सबसे भीषण आक्रमण माना जाता है, जहाँ से ये काफ़ी सारी धन संपदा लूटता है। और मतलब देखा जाए तो मूर्तियों को भी नहीं छोड़ता है। सोने की मूर्तियाँ थी, सारा माल घोड़ों पर लाद कर, हाथियों पर लाद कर ले जाता है। और अंत में 1027 में जाटों का विद्रोह, मतलब जाटों पर भी जब ये वापस जाता है तो जाट बीच में आ जाते हैं, और जाटों से भी एक विद्रोह होता है इसका, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की क्षति होती है, काफ़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। देखिए, सोमनाथ मंदिर को जो ये बात कहते हैं कि इसमें कोई अलग व्यक्ति नहीं था, दो व्यक्ति थे, तिलक राय और सेवंत राय, वो पुरोहित थे जो सोमनाथ मंदिर को लुटवाने के लिए महमूद गजनवी को थोड़ा बताते हैं कि भारत का जो असली सोना है वो कहीं और नहीं है, वो मंदिरों के अंदर ही है। और आप जैसा जानते हैं कि भारत के मंदिरों में आज भी बहुत सारा सोना है। तो जैसे देखा जाए तो 1027 तक यह लगातार भारत के ऊपर अटैक करता है। और मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम बताया था, चंदेल शासक के व्यक्ति का नाम विद्याधर, वह भी महमूद गजनवी के साथ वो एक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, युद्ध लड़ता है। अंततोगत्ता उससे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन विद्याधर बहुत अच्छे से इसके साथ युद्ध लड़ता है। तो ये सारी बातें जो थी ये पूरे यामनी वंश से संबंधित बातें थी, ये यामनी वंश से संबंधित था, यामनी वंश। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। तो ये तुर्की थे, ये अरबी थे। तो तुर्की, अब ज़्यादातर देखा जाए तो भारत में तुर्कों का ही आक्रमण होगा, दिल्ली सल्तनत के अंदर भी तुर्की ही आएंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी भारत के अंतर्गत आता है। मोहम्मद गौरी, देखिए महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी में बहुत बड़ा अंतर है। कम से कम देखा जाए तो मोटे तौर पर 150 सालों का अंतर है। हम कभी कभी मोहम्मद गौरी के बारे में कह देते हैं कि इसने पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार चढ़ाई की है। हाँ ठीक है, वो लिखा हुआ है चंद्रबरदाई के अंदर, चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है भारत में सबसे पहला आक्रमण करता है 1175 के आसपास, फिर 1178 में करता है, जहाँ पर वो गुजरात में एक जगह है, गुजरात में वो आक्रमण करता है, बोलन दर्रे से वो भारत के अंदर जाता है। और सोलंकी वंश के राजा भीम सेकंड, उनकी माता नायिका देवी के साथ युद्ध लड़ता है। और नायिका देवी से हारने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गौरी था। मतलब किसी महिला से हारने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी था। उसके बाद इसकी लड़ाई होती है 1191, 1192, 1191, 1192, दो उसके टाइम पीरियड के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, जो किसके बीच में होता है? चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। यहाँ भी यही है। और कौन है साथ में? मोहम्मद गौरी। देखिए पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, सेकंड में हार जाता है, सेकंड में हार होती है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है 1191 में, 1192 के अंतर्गत।
तो ये सारी देखिए, मोहम्मद गौरी जो भारत के अंतर्गत आता है वो लूटने की अपेक्षा से कम आता है। देखा जाए तो भारत में शासन सत्ता स्थापित करने के लिए भारत में आया था। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं भारत को लूटूं, नहीं, वो भारत में अपनी सत्ता देखना अब वो स्थापित कर देगा पूरा भारत के अंदर। ये गजनी प्रांत से आया था। तो एक और युद्ध होता है इसका साथ, 1194 चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, वही वाली बात है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो यही सारी चीज़ें निकल के आती हैं। क्यों? पृथ्वीराज चौहान जो पहले युद्ध में जीत जाता है वो सेकंड में हार गया। कारण क्या था कि घर का बेदी लंका ढाए, ए ट्रेटर इज द रोस्ट एनिमी। मतलब देखा जाए तो घर का बेदी लंका ढाए, यहाँ पे साथ दे देता है इसका चचेरा भाई कौन? जयचंद। तो जयचंद के साथ युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ। किसके? मोहम्मद गौरी, जिसमें जयचंद की हार होती है। जयचंद भी अपने आप में कुशल राजा था। कहाँ का था? ये घेड़वाल वंश से संबंधित था, मैंने आपको बताया था। तो जयचंद युद्ध में मारा जाता है और अंत में देखा जाए तो भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है। भारत में एक नई धार्मिक रूप से सत्ता स्थापना होती है, जिसे मुस्लिम वंश के अंतर्गत देखा जाता है। तो भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता की कोई नींव पड़ती है। किसके समय में? मोहम्मद गौरी के समय पे। और मोहम्मद गौरी से ही क्या होता है शुरू, उसके कुछ समय बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। मोहम्मद गौरी, जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वीराज रासों में जो हम टीवी पर देखते हैं, ज़्यादातर पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज रासों के बारे में ही पढ़ते हैं। और जो राजा के आश्रय में लिखा गया इतिहास है उसको हम इतिहास नहीं कहेंगे। तो इतिहास जो कहता है वो केवल 2 लड़ाइयों के बारे में ही प्रमाण देता है, तराइन की पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके अलावा कोई भी मुठभेड़ या कोई भी युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में कोई भी नहीं देखने को मिलती है। फर्स्ट और सेकंड 1191 और 1192 के अंतर्गत। और एक और देखना 1194 चंदावर का युद्ध। तो उसी प्रकार से आगे चल के 1206 में 15 मार्च 1206 को जब वो अपने प्रांत गजनी लौट रहा होता है मोहम्मद गौरी, तो उसकी खोकर जनजाति के साथ युद्ध हो जाता है, जहाँ पर एक पूरी जनजाति के द्वारा उसको मार दिया जाता है। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ होती है। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी के कुछ पुत्र था नहीं, तो वो अपना उसके कुछ गुलाम थे। तो वो गुलामों में 3 गुलाम थे उसके प्रमुख रूप से। कौन कौन थे हम देख लेते हैं एक बार। कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन कुबाचा और एलदौज, ताजुद्दीन एलदौज। ये 3 इसके प्रमुख देखा जाए तो 3 इसके गुलाम थे, जिसमें सबसे योग्य था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी सौंप दी जाती है और वहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इनको भी कुछ क्षेत्र दे दिए जाते हैं, नसीरुद्दीन कुबाचा को, एलदौज को भी। तो नसीरुद्दीन को कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है। कौन से? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, जिसमें अनेक वंश निकल के आते हैं। कौन कौन से वंश निकल के आते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर? दिल्ली सल्तनत के अंदर अनेक वंश निकल के आते हैं, आप भी जानते हो, जैसा कि बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। गुलाम वंश, इन पे भी हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी से बोलते हैं। दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश, और लोधी वंश। इनका कुछ अपना टाइम पीरियड है 1206 से 1290, 1219, 1290 से 1320, 1320 से 1414 और 1414 से 1451 और 1451 से 1562, 1526। ये इनका ही पूरा टेन्योर निकल के आता है, इनकी पूरी एक समय अवधि निकल के आती है। किसके अंतर्गत है? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। गुलाम वंश को स्थापित करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ये सुल्तान के रूप में काम नहीं करता है। यह पूरा जो काम करता है कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक एवं सिपह सलाहर के रूप में काम करता है और लाहौर से ही अपनी शासन सत्ता संभालता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश में आराम शाह इसका बेटा बैठता है गद्दी पर। आराम शाह के बाद एक भारत के अंदर देखा जाए तो इल्तुतमिश, एक बहुत ही बड़े राजा के रूप में इल्तुतमिश एक शासक बैठता है भारत के अंदर। इल्तुतमिश अनेक काम करता है भारत के अंदर। कौन कौन से काम करता है इल्तुतमिश को देखा जाए तो एक तुर्कान चहलगानी परिषद का गठन करता है, कुछ सिक्कों का निर्माण करता है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करता है, तांबे का जीतल, चांदी का टंका, तो और अनेक सारे काम इल्तुतमिश करता है। अपने बेटे का देखा जाए तो पहली बार अगर कोई मकबरा बना है भारत के अंदर, मोनूमेंट बना है, तो इल्तुतमिश के द्वारा ही उसका निर्माण करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी कुछ निर्माण करवाता है, जैसे अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के अंदर मेहरौली के पास ही है। और सबसे प्रमुख कुतुब मीनार की स्थापना भी या उसकी बिल्डिंग की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ही रखता है। किसके नाम से रखता है? कुतुब मीनार का नाम अपने नाम से नहीं, आप मुझे इसे कमेंट में करके बताना कि इसकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसके नाम से कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। आप मुझे ये भी बताओगे कि वो किस संप्रदाय से संबंधित थे, जो इनके गुरु थे, अपने गुरु के नाम से करवाता है, उनका आप मुझे नाम बताना। तो इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना, जो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्ताना, 1236 से लेकर 1240 के टाइम पीरियड के दौरान 13 अक्टूबर 1240 को हरियाणा के कैथल में उसके भाई बहरम शाह के द्वारा उसकी हत्या करवा दी जाती है। रजिया सुल्ताना के बाद बहरम शाह गद्दी पर बैठता है। 1242 से 1240 से लेकर 42 तक, 42 से 46 तक कौन बैठता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। 42 से लेकर 66 तक नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद एक व्यक्ति, कौन सबसे प्रमुख व्यक्ति, उसका नाम है बलबन। देखिए बलबन से हम ना केवल एक चीज सीख सकते हैं बहुत अच्छी, क्या? धैर्य, पेशेंस। बलबन ने देखना गद्दी को प्राप्त करने के लिए, मतलब उच्च पद को प्राप्त करने के लिए काफी लंबा संघर्ष किया। देखा जाए तो रजिया सुल्ताना के समय से ही दिल्ली सल्तनत में आ चुका था। 1236 से लेकर 1240, और थोड़ा इसका पुट इल्तुतमिश के समय पे भी मिलता है। तो देखना 1236 से लेकर इसने 1266 तक इंतजार किया। हालांकि देखा जाए तो नायब के पद पर भी बैठा था, 20 साल ये नायब के पद पर बैठा था, और 20 साल बैठा था दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान के रूप में। और नायब का पद खत्म करने वाला पहला व्यक्ति यही था, क्योंकि ये जानता था कि नायब के पद पर जो व्यक्ति बैठेगा उसी के हाथ में शासन सत्ता दी जाएगी। क्यों? राजा कोई भी काम करे, सुल्तान कोई भी काम करे, उससे पहले पूछना पड़ेगा किसको? अपने नायब को, अपने सेक्रेटरी को, भाई ये काम कर लो, आप कुछ भी कर लेना, पहले परमिशन लेनी पड़ती। तो ये सब जानता था कि नायब का पद अगर बना रहेगा तो मेरे ऊपर भी एक तरह से क्या होगा, एक बर्डन होगा, पूरा दबाव होगा। तो ये सबसे पहले आता है नायब के पद को खत्म करता है। 1266 से लेकर 1286 इसका एक एक्चुअल टाइम पीरियड था, और 1246 से लेकर 1266 ये एक नायब के पद पर बैठता है बलबन, और काफ़ी सारे काम करता है। लौरक की नीति अपनाता है, दीवाने आरिज नामक विभाग की स्थापना करता है, एक सैन्य मिलिट्री डिपार्टमेंट की, और नवरोज त्यौहार की स्थापना करता है। नवरोज मतलब ईरानी त्यौहार है। ये देखा जाए तो पीछे से ईरानी था, लेकिन कभी कभी अपने दिखावे के लिए तुर्की चीज़ों को भी शामिल करता था। तो इसने नवरोज, और एक सबसे प्रमुख प्रथा सिजदा और पावोस, सिर झुकाना और पांवों को चूमना। मतलब राजा के सामने अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या करेगा? सिजदा करेगा और पावोस करेगा। तो माय नेम इज खान का एक गाना भी है सिजदा, तो उसका मतलब यही है, सिजदा करना मतलब सिर झुकाना। तो बलबन ने अनेक प्रथाओं को भारत के अंदर लाद दिया देखा जाए तो, और मंगोलों से भी आक्रमण काफी बड़े रूप में बलबन ने लड़े थे। और एक इसने राजा के पद को दैव्य सिद्धांत का भी एक अधिकार दे दिया कि जो मतलब राजा होता है, सुल्तान होता है, वो एक आम जनता का व्यक्ति नहीं होता है। वो क्या करता है? वो एक ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक प्रमुख व्यक्ति होता है जो प्रजा के लिए बना है। अगर आप कल को कोई भी अगर गलत बात कहते हो तो वो राजा को नहीं लगेंगी, किसको लगेंगी? आपके प्रभु को लगेंगे, आपके ईश्वर को लगेंगे, आपके अल्लाह को लगेंगे। तो एक जिल्ले इलाही की उपाधि ग्रहण करता है, जिसे बोलते हैं ईश्वर की छाया। तो बलबन ने अनेक सारे काम किए, और साथ साथ काम किया कि इसके बाद बलबन के इसके पुत्र आते हैं बुगरा खां, मोहम्मद खां के साथ उनके पुत्र होते हैं कैखुसरो, कैकुकाबाद, और साथ में क्यूमर्स। ये अनेक राजा इसमें निकल करके आते हैं। साथ में क्या होता है, 1290 में बलबन का वंश समाप्त हो जाता है, गुलाम वंश समाप्त हो जाता है, खिलजी वंश आता है जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। भारत का अगर देखा जाए
तो सबसे कुख्यात बोल सकते हैं इसको, नोटोरियस कुख्यात राज सुल्तान बोल सकते हैं। आपने भी एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें इसका भी एक पूरा रोल दिखाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ये भी भारत के अंतर्गत बहुत सारे काम करता है। देखा जाए तो 20 साल के लिए गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316, 20 साल भी देखा जाए तो काफ़ी होते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक काम किए, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली स्थापित की, 2 टैक्स लगाए, हाउस टैक्स भी लगाया, चराई कर भी लगाया, जिसे घर कर भी बोलते हैं। और क्या काम किए इसने, और क्या काम किए, दीवान मुस्तकराज विभाग की स्थापना की, दीवान रियासत, सराय अदल, साइनाई मंडी, अनेक काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। और सिकंदर सानी की उपाधि भी इसने ली। और सबसे प्रमुख बात, यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था, जिसने वारंगल पर, वहाँ के एक राजा थे प्रताप रुद्र देव, तेलंगाना वाले रीजन में, तो वहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया था। वहीं से प्रताप रुद्र देव से मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा की प्राप्ति होती है। तो ये सारे काम अलाउद्दीन खिलजी के समय पे हुए। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसके दरबार में एक प्रसिद्ध देखा जाए तो अमीर खुसरो भी इतिहासकार थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो होते हैं, और साथ ही वो थोड़ा संकी मतलब भोग विलासी प्रकार का एक व्यक्ति था, और उसने अपने आप को सुल्तान कहने वाला पहला व्यक्ति था। मतलब सॉरी, सुल्तान तो नहीं कहेंगे, खलीफा कहने वाला प्रथम व्यक्ति था। और सुल्तान कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था अपने आप को, वो था महमूद गजनवी। उसे मूर्ति भंजक भी कहा गया है महमूद गजनवी को। और ये ख़त्म होता है। उसके बाद एक खुसरव शाह एक व्यक्ति होता है जो कन्वर्टेड मुस्लिम होता है। उसके दौरान फिर एक नए व्यक्ति का उद्भव होता है, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना करता है, अनेक नहरों का निर्माण करता है, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। इसे गाजी मलिक भी कहा जाता है गियासुद्दीन तुगलक को। और तुगलकाबाद शहर की स्थापना करता है। दिल्ली में ओखला के पास एक तुगलकाबाद गाँव भी है, पूरा एक स्ट्रक्चर, उस पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। तुगलक वंश, इसमें इनका एक मनमुटाव होता है, एक आपसी मतभेद होता है। किसके साथ, हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ। हजरत निजामुद्दीन औलिया से एक सेंटेंस भी कहते हैं कि अभी दिल्ली दूर है का नारा भी देते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनके नाम से एक स्टेशन भी है हजरत निजामुद्दीन जंक्शन, ओखला और तिलक ब्रिज के बीच में है दिल्ली के पास। तो तुगलक वंश में फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, MBT जिसे बोलते हैं, 1325 से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से, MBT से बोलते हैं। ये 1325 से लेकर 1325 से लेकर 1351 1351 के शासनकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और सबसे प्रमुख जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत यह है, अभी तक सभी सुल्तानों में, आने वाले सुल्तानों तक सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। देखा जाए तो इसके पास अनेक सब्जेक्टों में PhD थी, लेकिन क्या था कि किस्मत का बहुत मारा था। जहां भी हाथ डाले तो सोना कोयला बन जाता था, इतनी बुरी किस्मत थी इसकी। और वहीं अलाउद्दीन खिलजी एक नंबर का अनपढ़ गंवारा व्यक्ति था, कुछ भी नहीं जानता था। जहां हाथ डाल दे कोयला भी सोना बन जाएगा। तो कुछ बात किस्मत पे भी डिपेंड करती थी। मतलब थोड़ा बहुत मेहनत तो है ही, साथ कुछ किस्मत भी थोड़ा साथ देती है। तो एक किस्मत का मारा व्यक्ति था। एक दो औपनिवेशिक इतिहासकार है जो इसको कहते हैं कि यह पागल है। जियाउद्दीन बर्नी भी कहता है कि भाई ये दो है पागल बादशाह की इसकी संज्ञा देता है। इल्तुतमिश को पूरी ज़िंदगी और भगता रहता है, अनेक प्रकार की देखा जाए तो योजनाएं चलाता है, जैसे सांकेतिक मुद्रा में परिवर्तन, 2 आम में परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान, खुरासान अभियान, लगातार 5-6 सालों तक यही काम करता है और जो सारे के सारे फेलियर भी हो जाते हैं। एक नए विभाग की स्थापना करता है। 2016 में CPU में क्वेश्चन आया था कि दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। अमीर कोही का मतलब क्या है कि मतलब कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में एक अच्छा काम होगा तभी तो फसल अच्छी होगी। और उससे क्या होगा, पहले अन्य संसाधन तो थे नहीं कि एक सर्विस सेक्टर है, ये फलाना सेक्टर है, केवल और केवल जो उपज का हिस्सा था वो ही एक टैक्स के रूप में राजा को मिलता था। तो इसने दीवान अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की, किसने, MBT ने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक क्या काम करता है, 1391 से लेकर 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और फिरोज शाह तुगलक इसका चचेरा भाई होता है, किसका, MBT का। और इसके नाम से एक शहर की स्थापना भी करता है। 5 प्रमुख शहर बसाता है। हिसार है, जौनपुर इसी के नाम से बसाता है जो मिर्ज़ापुर के पास बनता है। तो जौनपुर, मिर्ज़ापुर
मिर्ज़ापुर नहीं, केवल जौनपुर शहर की नींव डालता है जौना खां के नाम से। और दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, अनेक प्रकार की स्थापना करता है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने समाज के अंदर देखा जाए तो पूरी राजसत्ता में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। एक इसका दरबारी था, जब वो उसे घोड़े पास करने के लिए एक अनुमति नहीं मिलती है तो फिरोज शाह तुगलक खुद ही देता है कि भाई ये पैसा लो और अपने साथ वाले व्यक्ति को दे देना। तो पूरी भ्रष्टाचार का इसमें पूरा पुट डाला हुआ था फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत। 1388 तक गद्दी पर बैठता है। अशोक स्तंभ को लेकर के आता है, टोपरा में, दिल्ली में लगाता है यही सारे काम। ज्वालामुखी मंदिर से दस्तावेजों को चुरा लाता है। चोर भी था एक नंबर का ये। तो 1388 तक इसका शासन पीरियड होता है और अनेक प्रकार के राजा इसके अंतर्गत आते रहते हैं। और अंत में आता है इसका नसीरुद्दीन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक के समय तक आते आते क्या हुआ था, पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था दिल्ली के पालम तक सिमट कर रह गया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, वो एक महत्वपूर्ण बात। तुगलक वंश के राजा एमबीटी के समय पे ही 2 नए राजवंशों का उदय हुआ भारत के अंदर। कौन थे वो? विजयनगर और बहमनी। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये 2 साम्राज्य निकल के आते हैं। बहमनी वंश की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी, हसन गंगू ने की थी। उसके 3-4 नाम है। अलाउद्दीन भैमनशाह है, 1347 में इसने स्थापना की थी। बहमनी, ये देखिए, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में था बहमनी वंश। विजयनगर कर्नाटक वाले क्षेत्र में था, तुंगभद्रा नदी वाले के पास। विजयनगर की स्थापना 1336 में, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो ये भी अपने आप में 2 बहुत बड़े राजवंश निकल के आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 50 रुपए के नोट के पीछे एक रथ दिखाया हुआ है, 50 रुपए के नोट के पीछे, क्योंकि जो आजकल वर्तमान की सरकार है वो इतिहास पे काफ़ी सारा काम कर रही है। 500 रुपए के नोट के पीछे या लाल किला है, तो उससे, और 100 रुपए के नोट के पीछे मैंने आपको पढ़ाया था सोलंकी वंश। सोलंकी वंश में एक रानी निकल के आती है, तो रानी की बावली, तो रानी की बावली दिखाया गया 100 रुपए के नोट के पीछे। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत को भी आजकल देखा जाए तो उकेरा जा रहा है। तो विजयनगर और बहमनी अपने आप में बहुत बड़े राजवंश थे। ये हिंदू थे, ये मुस्लिम थे, तो दोनों में आपसी टकराव चलता रहता था। और ज़्यादातर टकराव किसको लेकर के आया था? तुंगभद्रा नदी के 2 आब को लेकर के। 2 आब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की सच्चित भूमि। क्यों? जब भूमि अच्छी होगी तो सिंचाई अच्छी होगी तो भूमि की उपज भी ज़्यादा होगी। तो उसी प्रकार से दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है विजयनगर और बहमनी के अंतर्गत। विजयनगर में 4 साम्राज्य आते हैं, 4 वंश निकल के आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है संगम वंश। संगम वंश में हरिहर बुक्का आते हैं, देवराय प्रथम है, देवराय द्वितीय है, एक यात्री था निकोलो कोंटी, दूसरा निकितन। तो इन्हीं के समय के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य में वो विदेशी यात्री भारत के अंतर्गत आते हैं। पहला कौन सा? संगम वंश। संगम वंश में लिख देता हूँ, संगम वंश। दूसरा सुलुभ वंश, सालुभ जिसे बोलते हैं, सुलुभ या सालुभ दोनों एक ही बात है। तीसरा तुलुभ वंश, तालुभ वंश। और चौथा अराविडू, अराविडू। इसका दूसरा नाम ये है कटाट वंश। इसके बाद ही वडियार वंश की स्थापना हो जाती है 1612 में चिक्कानंद राज के द्वारा। और बहमनी साम्राज्य भी 1483 तक खूब अच्छा चलता है। एक व्यक्ति, फेमस व्यक्ति होता है महमूद गवाह, जो बीदर के मदरसे का निर्माण भी करवाता है। जब तक महमूद गवाह बहमनी साम्राज्य में बना रहा तब तक फलता फूलता रहा। जैसे ही महमूद गवाह को वहाँ के मुस्लिमों के द्वारा, क्योंकि महमूद गवाह जो था वो फाकी था, मतलब दूसरा मुसलमान था, तो महमूद गवाह को फांसी पे लटकवा दिया जाता है। महमूद गवाह के बाद जैसे ही महमूद गवाह की डेथ होती है 1484 के अंतर्गत, बहमनी 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने काफ़ी नाम सुनेंगे, क्वेश्चन भी इनसे बहुत सारे निकल के आते हैं। कौन कौन से हैं? अहमदनगर। आपको पता होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू 1942 के आंदोलन में शामिल हुए थे तो उनको अहमदनगर की जेल में ही भेजा गया था। और 6th क्लास की जो NCERT है, भारत एक खोज, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो अहमदनगर के किले में ही बैठ के उन्होंने किताब लिखी थी। काम तो कुछ और था नहीं फिलहाल में उस समय। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। देखिए, गोलकुंडा की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकला था। बरार, बीदर।
तो इस प्रकार से ये 5 राज्य में विभाजित होता है। अहमदनगर में निजामशाही वंश होता है, आदिल शाही वंश होता है, बरार में, बीदर में तो बरीद शाही वंश से अनेक वंश, कुतुब शाही वंश होता है नीचे, तो अनेक वंश निकल के आते हैं। जैसे गोलकुंडा है, तो गोलकुंडा एक आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है, इसकी राजधानी पहले हैदराबाद थी। तो हैदराबाद में एक प्रसिद्ध जगह है, जैसे दिल्ली के अंदर लाल किला है, जामा मस्जिद है, तो हैदराबाद में भी एक जगह है चार मीनार। 1591 के अंदर कुली कुतुब शाह के द्वारा क्या किया गया, उस मीनार को बनवाया गया, चार मीनार को, क्योंकि वहाँ पे फ्लेग फैल गया था। तो लोगों की मान्यता कि इसके पास आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे, तो क्या पता कि शहर के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएं। तो चार मीनार की स्थापना की गई है, 5 मैं अभी विजयनगर भेमनी की बात कर रहा हूँ, और काफ़ी बड़ी चीज़ में भेमनी में एक व्यक्ति और निकल के आता है जिसका शायद आपने नाम भी ना सुना हो, मलिक अंबर। मलिक अंबर एक अबिसिनियाई व्यक्ति था, मतलब अफ्रीका का व्यक्ति था। तो मलिक अंबर भारत के अंदर जो मराठे युद्ध लड़ते हैं, किस प्रकार का गोरिल्ला छापामार युद्ध, वो मलिक अंबर से ही लेते हैं उस प्रणाली को। तो मलिक अंबर अपने बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति था, और जब तक मलिक अंबर जीवित रहा 1626 तक, तब तक अहमदनगर वहीं की वहीं टिका रहा। मलिक अंबर अपने आप में बहुत बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति था, चाहे शास्त्रता की बात हो, चाहे राजनीतिकता की बात हो, क्योंकि जो उनकी सारी चीज़ें हैं, लड़ाई होती हैं, तो वो सबको मैनेज करके वो चलता है। और अहमदनगर की एक शासिका भी थी, उसका नाम था चांद बीवी। तो चांद बीवी से क्वेश्चन आता है कि चांद बीवी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी, जो 1600 ईस्वी में उनकी डेथ हो जाती है, और साथ में अकबर के साथ भी युद्ध लड़ती हैं। उन्हें मंजूर था कि मरना मंजूर है, लेकिन अकबर के साथ हम बिल्कुल भी संधि नहीं करेंगे। वो अपने भतीजे को भी संभालती हैं, बीजापुर में उनकी शादी भी होती है आदिल शाही वंश के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की है, विजयनगर के बारे में, भेमनी के बारे में। केवल एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, केवल ये दोनों वंश 1565 में बहुत भीषण युद्ध होता है। 1565 में, उस समय उत्तर भारत की बात कौन होता है? 1565 में उस समय उत्तर भारत में कौन होगा? तो अकबर होगा। तो अकबर को कोई लेना देना नहीं था, मरने हैं तो मरने दो। तो 1565 में एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, ये तीनों एक ही नाम है, जिसमें विजयनगर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है, पूरे खंडर में तब्दील कर दिया जाता है, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। देखिए बरार शामिल नहीं था इसमें, ये 4 थे केवल। और क्वेश्चन भी आता है इसमें कौन शामिल नहीं था, तो बरार। क्यों? बरार की अनबन चल रही थी अहमदनगर के साथ, उसने कह दिया आप मरो, आप जी कुछ भी करो, पर मैं शामिल नहीं होऊंगा इसके अंतर्गत। तो देखा जाए तो बरार अहमदनगर का हिस्सा हो जाता है बाद में 1687-88 के बाद 1687। क्यों? औरंगजेब के द्वारा 1686 में बीजापुर को 1687 के अंतर्गत अहमदनगर, इन दोनों को मिला लिया था औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि जब औरंगजेब दक्षिण भारत में जाता है तो पूरे शासन सत्ता को वही कैप्चर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं विजयनगर और भेमनी, जिसमें सदाशिव राय लड़ता है, राम राय होता है, इधर की तरफ से चारों होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद निकल के आता है सैयद वंश। तुगलक वंश में जब अंतिम क्षण चल रहा होता है, तो एक व्यक्ति निकल के आता है 1398 में, उसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग के द्वारा भारत में एक बहुत बड़ा आक्रमण किया जाता है, जो आज करीना कपूर के बेटे का नाम भी है तैमूर। तो वो तैमूर भारत के अंदर एक आक्रमणकारी के रूप में आया था, भारत की सत्ता को खत्म करने के लिए आया था, भारत को लूटने के लिए आया था। 15 दिनों के लिए मात्र रहा था, लेकिन पूरी सत्ता को उसने अव्यवस्थित कर दिया, जिसके दौरान भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। गुजरात में अलग वंश का स्थापना हुआ, जैसे जिसमें अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह गुजरात की तरफ बन गया। बंगाल में अलग बन गए, बंगाल 3 भागों में डिवाइडेड हो गया। उसी दौरान एक जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना हो गई। जैसे कहते हैं ना कि सरकी राजवंश, एक जगह निकल के आती है अटाली मस्जिद, अटाला मस्जिद निकल के आती है। कहाँ पर? क्वेश्चन आता है कि अटाला मस्जिद कहाँ पर है, तो जौनपुर में है। तो किसने बनवाया था उसको? सरकी राजवंश के राजाओं ने बनवाया था, इब्राहिम सरकी ने बनवाया था उसको। और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो जौनपुर भी अपने आप में प्रमुख इतिहास का केंद्र रहा है, जहाँ पे सरकी राजवंश के राजाओं ने शासन किया है। तो ये सारी तुगलक वंश के अंतर्गत निकल के आती है। उसी के बाद तैमूर लंग का बेटा होता है शाहरुख खान नहीं, शाहरुख केवल। तो शाहरुख निकल के आता है, जो सैयद वंश का कहते हो खिज्र खां। उसको खिज्र खां अपने आप को सुल्तान के गवर्नर कहता है कि मेरा संबंध जो है शाहरुख से है, तो पूरी सत्ता संभालता है, जिसमें सैयद वंश का एक खिज्र खां निकल के आता है। खिज्र खां के बाद मुबारक निकल के आता है, और अंत में आलम शाह। बहुत आलम शाह का नाम देखिए, आलस से भरा व्यक्ति है। तो आलस्य व्यक्ति होता है, तो आलस के चक्कर में सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है 1451।
लोधी वंश, ये जो चारों वंश थे कौन थे? जो चारों वंश ये पूरी तरह से कौन थे? ये तुर्की थे, तुर्की थे ये। लेकिन लोधी एकमात्र कौन था? अफगानी वंश था। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी इसी से संबंधित था। सबसे पहला व्यक्ति जो संस्थापक था बेहलोल लोधी था, 1451 से लेकर 1489 तक, 89 तक। उसके बाद 89 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। सिकंदर लोधी से 2-3 क्वेश्चन निकल के आते कि यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, ताजिए निकलवाने बंद कर दिए थे, लोगों से देखा जाए तो एक खुम्स नाम का टैक्स होता था, तो खुम्स लेना भी इसने बंद कर दिया। खुम्स का मतलब क्या था कि अगर आप युद्ध में कोई भी सामान जीतते हो, कोई भी सामने वाली पार्टी से 2 युद्ध हो रहे हैं तो सामने वाली पार्टी हार गई, तो जो लूट का माल था उसमें से राजा का हिस्सा होता था 1/4। कुछ ने उसका 3/4 कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इसको भी बंद कर दिया कि भैया मैं नहीं लूँगा, आप ही रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1504 में 1504 के आसपास से 1507 के आसपास इसने आगरा शहर की स्थापना की, और इसके समकालीन कबीरदास भी थे। ये 4-5 क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। और 1451